क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि यह स्पष्ट कीजिए कि नशीले पदार्थों से जुड़ा आतंकवाद देश भर में एक गंभीर खतरा बनकर उभरा है। यानी कि एक्सप्लेन हाउ ड्रग रिलेटेड टेररिज्म जो है हैज़ इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री। नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए, यानी कि सजेस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कॉम्बैट ड्रग रिलेटेड टेररिज्म। यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो ड्रग रिलेटेड टेररिज्म से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको पहले समझाना पड़ेगा कि नार्को टेररिज्म जो है वो रेफ़र करता है जब हम फंड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, फंड्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, वो कहाँ से आता है? इलीगल ट्रैफिकिंग से, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है। हम इसके ज़रिए जब अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करते हैं तो उसे नार्को टेररिज्म कहा जाता है। साथ ही साथ में जो इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है, ये हम जानते हैं कि दो मेजर ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं उसके बीच में है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखो, हमारा गोल्डन क्रेसेंट है, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वेस्ट में, और साथ ही साथ में गोल्डन ट्रायंगल है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ठीक है, ईस्ट में। तो ये जो पोजीशन है इंडिया को और वल्नरेबल बना देती है, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग और इससे रिलेटेड टेररिज्म के प्रमोशन में, ठीक है। फिर आप इसके मेन बॉडी पे आओगे कि देखो, जो इमरजेंस है ड्रग रिलेटेड टेररिज्म का, ये एक सीरियस थ्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे कि कैसे ये थ्रेट है। तो टेररिज्म फाइनेंस करता है ये, ठीक है। तो ये टेररिस्ट ग्रुप्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेस पहुंचाता है, यानी कि वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। साथ ही साथ में ये उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि ये लोग ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का यूज़ करके अपना जो फाइनेंस बेस है उसको ब्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप डिस्टेबलाइजेशन की बात कहोगे कि बॉर्डर एरियाज़ में डिस्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ड्रग ट्रैफिकिंग जो है बॉर्डर रीजन्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। इससे हम इंसर्जेंसी जैसी अकरेंस को भी देखते हैं। फिर एग्ज़ाम्पल के लिए आप यहाँ पे दोगे कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, वो सीवियरली अफेक्टेड हैं ड्रग ट्रैफिकिंग से, उन्हीं के ज़रिए, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के ज़रिए, ठीक है। और इससे हमारी जो लोकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती। फिर हम इसको लिंक कर सकते हैं संगठित अपराध से, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, कि जो ड्रग रिलेटेड टेररिज्म होता है इससे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बढ़ता है। साथ ही साथ में ये लॉ एनफोर्समेंट, यानी कि जो कानून प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ होती हैं उसको भी बढ़ावा देते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप बताओगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है ड्रग मनी को बहुत ज़्यादा ये लिंक किया गया है इंसर्जेंट ग्रुप से, जैसे कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है। तो यही आपको उदाहरण देना है, ठीक है। संगठित अपराध की बात करनी है, सीमावर्ती क्षेत्रों का में जो अनस्टेबिलिटी है यानी अस्थिरीकरण है उसकी बात करनी है, और आतंकवाद के लिए कैसे ये टेरर फाइनेंसिंग का सोर्स बन चुका है। देन आपको बताना है कि भ्रष्टाचार और संस्थाओं का कमज़ोर होना भी इसका एक मेजर इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि जो मादक पदार्थ होते हैं इसकी तस्करी होने वाली जो भारी आय कानून प्रवर्तन और राजनीतिक ढांचों में भ्रष्टाचार को भी ये बढ़ावा दे रही है, ठीक है। साथ ही साथ में उदाहरण देखें हम तो पंजाब में मादक पदार्थों के तस्करों के साथ मिली भगत करने के आरोप में पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी 2021 एनसीबी। इसमें क्या है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आप एग्जाम्पल रीसेंट का भी दे सकते हो, बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। फिर हम बताएंगे कि कैसे सामाजिक व्यवधान ये उत्पन्न कर रहा है और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट यानी कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को भी ये जन्म दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जो ड्रग्स होते हैं वो ईजिली अगर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सोशल और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का एक जो है बहुत बड़ा जिम्मेदार बनते हैं। और पंजाब में जो है हाई रेट देखे गए ड्रग एडिक्शन के, जबकि 10.7% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये अफेक्टेड है
ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो ये एम्स की स्टडी बोलती है। फिर आपको कुछ अप्रोप्रिएट मेजर्स भी लेने होंगे अगर आप ड्रग रिलेटेड टेररिज्म को कॉम्बैट करना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आएगा आपका सीमा निगरानी को मजबूत करना, यानी सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए छिद्रपूर्ण सीमाओं पर प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणालियों में सुधार करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना बॉर्डर सर्विलांस को स्ट्रेंथन करना है। एग्जाम्पल में आप दे सकते हो कि भारत और पाकिस्तान सीमा पर जो बीएसएफ है, ठीक है, वो ड्रोन का इस्तेमाल करती है और उपग्रह इमेजरी यानी सैटेलाइट बेस्ड इमेजेस का उपयोग करके बहुत एक अच्छा स्टेप इसको माना जा रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना, ठीक है। फिर मजबूत वित्तीय खुफिया जानकारी, यानी कि रोबस्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, ठीक है, जिससे जो मादक पदार्थ की तस्करी है, ठीक है, और इससे रिलेटेड टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं उनकी जो है निगरानी मजबूती से की जाए, ठीक है। फिर उदाहरण के लिए आप यहाँ पे दे सकते हो FATF का, ठीक है, जो कि 1989 में जो जिसका गठन होता है, तो उसकी वेरियस लिस्ट का एग्जांपल दे सकते हो। फिर अगला पॉइंट है आपका समुदाय आधारित, यानी देखो कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के बिना नहीं होगा। यहाँ पे आप सोसाइटी बेस्ड अप्रोच की बात कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट का जो सोसाइटी बेस्ड अप्रोच है उसकी विजन को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और कम्युनिटी बेस्ड काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स की बात कर सकते हो, ठीक है। फिर एग्जांपल के लिए मिशन परिवर्तन है ये पंजाब का, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है और ड्रग एडिक्शन में जो लोग लिप्त होते हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है। तो आप मिशन परिवर्तन को मेंशन ज़रूर करें, ठीक है। फिर आप मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा, यानी कि स्ट्रॉन्ग लीगल और इंस्टीट्यूशनल यानी स्ट्रक्चरल जो ढांचा है उसको भी मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि जो लीगल फ्रेमवर्क हैं उसको अपडेट करो, ठीक है, और एजेंसीज़ को एम्पावर करो। एग्जाम्पल के लिए जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, यानी NDPS एक्ट, इसको अमेंड किया गया था स्ट्रिक्टर पेनल्टीज़ के लिए। जो ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उसमें पेनल्टीज़ और स्ट्रिक्ट हों, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो, NDPS एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई, ठीक है। फिर आपको इसको कंक्लूड करना होगा, क्योंकि आप जो है क्वेश्चन की डिमांड आप फुलफ़िल कर चुके हो, तो अब आपको क्वेश्चन कंक्लूड करना है। तो आप उसमें कंक्लूड कर सकते हो। यहाँ विकसित भारत वाला विजन तो हर जगह मेंशन आप लोग करते ही हो, तो उसमें आप लिख सकते हो कि विकसित भारत के लिए विकसित युवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर विकसित डेमोग्राफी जो है इंडिया की उसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए वो तभी हो सकती है जब हम जो ड्रग रिलेटेड टेररिज्म है और भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उस पर वार करते हैं। तो ड्रग रिलेटेड टेररिज्म इज़ अ कॉम्प्लेक्स थ्रेट, ठीक है। ये इसको ठीक करने के लिए हमें मल्टी फैसेटेड स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी, ठीक है, और साथ ही साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलांस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और लीगल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कंक्लूड करेंगे। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लोर करो कि हाउ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म हैव डिप्लॉयड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एट बोथ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है। कि पता करो कि कैसे जो संगठित अपराध है यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और जो टेररिज्म है, ठीक है, इसने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर एक सहजीवी संबंध विकसित किया है, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें एक जो है वो दूसरे के बिना नहीं रह पाएगा, यानी कि म्यूचुअल तरीके से। इन जटिल मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए व्यवहार्य उपाय सुझाइए, यानी कि आपको इसके लिए एक वायबल सॉल्यूशन जो हैं वो बताने हैं। फिर आप इसको स्टार्ट करोगे कि देखो जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना, इसको किया जाता है तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका फाइनेंशियल गेन होता है, यानी कि वित्तीय लाभ। हालांकि वाइल टेररिज्म्स ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल चेंज। टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आइडियोलॉजिकल भी होता है और पॉलिटिकल भी होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम का मेनली क्या होता है? फाइनेंशियल गेन होता है। तो आज का जो ग्लोबल लैंडस्केप चेंज हो रहा है, ऐसे में जो बाउंड्रीज़ हैं, जो स्पेशली जो फिज़िकल बाउंड्रीज़ हैं वो ब्लर्ड हो चुकी हैं।
तो टेररिज्म को फंडिंग जो है चाहिए और लॉजिस्टिक्स चाहिए अपने ऑपरेशन के लिए, और जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज चाहिए होता है, ठीक है, और साथ ही साथ में वेपन्स के लिए एक्सेस चाहिए और एक नेक्सस प्रॉपर चाहिए, ठीक है। फिर आप बॉडी पे आओगे तो आपको बताना है कि देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच में है, ठीक है। तो कैसे? सबसे पहले सोर्स ऑफ फंडिंग। देखो जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, इनको जो है सोर्स ऑफ फंड, इनको फंड कौन कर रहा है, ठीक है। जैसे नार्को टेररिज्म के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू ही ये फाइनेंस होते हैं, जैसे कि नार्को टेररिज्म, एक्सटॉर्शन या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। साथ ही साथ में लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जो क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो टेररिस्ट है ना, इनके लिए जो काउंटरफीट करेंसी होती है वो अवेलेबल हो, इलीगल वेपन्स, ठीक है, सेफ हेवन्स हो, ठीक है। साथ ही साथ में मनी लॉन्ड्रिंग पे हम आएंगे कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ये लोग हेल्प करते हैं टू लॉन्डर टेररिस्ट फंडिंग थ्रू हवाला और शेल कंपनीज, ठीक है। फिर शेयर्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बोथ ग्रुप्स यूज द डार्क वेब, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड इन क्रिप्टो करेंसी टू इवेड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। दोनों ये ग्रुप ये सब यूज़ करते हैं, डार्क वेब हो गया, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ये तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया। फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, कुछ टाइम मतलब कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो देश होते हैं वही अपने टेररिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, ठीक है। ये क्रिमिनल गैंग्स और टेररिस्ट ग्रुप इनको यूज़ करता है और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ये इसका यही सबसे बड़ा टूल है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग द लीगल फ्रेमवर्क, इट इज़ एसेंशियल टू इनैक्ट एंड एनफोर्स स्ट्रॉन्ग लॉज अगेंस्ट बोथ ऑर्गेनाइज और टेररिज्म, ठीक है। दोनों ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रूल होने चाहिए। तो यूएपीए एक्ट आपने सुना होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट 1967 इन इंडिया कुड बी फर्दर स्ट्रेंथन टू एड्रेस दिस कन्वर्जेंट थ्रेट्स। तो इंडिया जो कोऑपरेट कर रही है, जैसे इंटरपोल के साथ कर रही है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम को कम करने के लिए, और बायलेटरल एग्रीमेंट्स करती है बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों के साथ, ठीक है। एससीओ में भी इंडिया जो है आवाज़ उठाती है टेररिज्म के खिलाफ, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट होगा लिखने के लिए। साथ ही साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम अपना ध्यान देते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, ठीक है, वो ट्रेंड हों, इक्विप्ड हों, ठीक है। साथ ही साथ में सीबीआई और एनआईए ये भी फ्रीक्वेंटली जो है इस टाइप की ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करती हैं। साथ ही साथ में कम्युनिटी एंगेजमेंट्स देखने हैं कि वर्किंग विद कम्युनिटी, ठीक है, ये अगर आप कम्युनिटी के साथ काम करोगे ना तो इससे क्या होगा, रेडिकलाइजेशन कम होता है और जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती है ना इसकी रिपोर्टिंग बढ़ जाती है। तो इंडिया के प्रोग्राम जैसे कि ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में, ये भी लोकल पीपल का दिल बहुत ज़्यादा जीता था। फिर आएगा टारगेटिंग अंडरलाइंग सोशल इश्यूज, तो पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और लैक ऑफ एजुकेशन हो गया। ये एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना देते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना देते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म के लिए। इंडिया जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहा है, जैसे स्किल इंडिया हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, तो वो इसका इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ प्ले करता है। फिर फाइनेंशियल मेजर्स की हम बात करेंगे कि देखो इसमें FATF भी हो जाएगा एक, तो दूसरी बात स्ट्रिक्टर बैंकिंग रेगुलेशन हम लगाएंगे और मॉनिटरिंग अच्छी करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी है हमारे पास, ठीक है, तो ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा। फिर आप इसको कंक्लूड करोगे कि देखो जो नेक्सस है ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच में, ये इनविजिबल आर्मी की तरह है, ये ना इरोड कर देता है इंटरनल फाउंडेशंस को किसी नेशन के, और साथ ही साथ में जो मिलिट्री पावर है ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और इसकी वजह से हमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की ज़रूरत है और फाइनेंशियल विजिलेंस की ज़रूरत है और ग्लोबल डिप्लोमेटिक सॉलिडेरिटी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप अपना सेकंड क्वेश्चन लिखोगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि डिस्पाइट द सिक्योरिटी फोर्सेस गेन्स अगेंस्ट द माओइस्ट, वाई आर डायलॉग एंड
रिहैबिलिटेशन क्रूशियल फॉर लास्टिंग पीस। यानी माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बढ़त के बावजूद स्थायी शांति के लिए संवाद और पुनर्वास क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, सैन्य सफलता से परे एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने में आत्मसमर्पण नीतियों, संक्रमणकालीन न्याय और सामाजिक एकीकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें सरेंडर पॉलिसीज, ट्रांजिशनल जस्टिस और सोशल इंटीग्रेशन की रोल को डिस्कस करना है अगर हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म सिंपली एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कॉन्सिक्वेंस है सोशियो इकोनॉमिक डिसकंटेंट का। यानी कि लोग सोसाइटी में जो है एक डिसकंटेंट उनके अंदर एक डेवलप है गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, और गवर्नेंस के लिए। तो साथ ही साथ में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि वो एक आइसोलेट और एलिनेट फील करने लगते हैं, स्पेशली जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब उनके पास काफ़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, लेकिन सॉफ्ट पावर जैसे कि डायलॉग रिहैबिलिटेशन हो गया, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, यही जो है वो जो वायलेंस का साइकिल है उसको ब्रेक कर पाएगा। यानी कि कम्युनिकेशन हो गया, है ना, सिटिंग ऑन द टेबल और डायलॉग और बायलिटरली बैठना, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मेन बॉडी पे आएंगे कि देखो सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ में सबसे पहले इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की बात करेंगे। देखो जब तक आप उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दोगे, स्किल ट्रेनिंग नहीं करोगे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए नहीं खोलोगे, तब तक शायद उनके अंदर से ये जो आइसोलेशन और जो एलिनेशन वाली भावना है वो जा ना पाए। ठीक है, और सिक्योरिटी गारंटीज़ मतलब जो माओवादी हैं, ठीक है, मतलब उनको अगर हम टैकल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कोशिश करना होगा कि हम एनकरेज करें और ऐसे इंसेंटिव दें कि वो सरेंडर करें, और उसके लिए हमें उनकी सिक्योरिटी को गारंटी करना होगा, तभी वो सरेंडर करेंगे। ठीक है, फिर है कि ट्रांजिशनल जस्टिस का रोल हमें बताना है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो अतीत में जो अन्याय हुए हैं ना, उनको स्वीकार करना। ठीक है, और संक्रमणकालीन न्याय जो है हाशिए पर स्थित समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली शिकायतों और उल्लंघनों को स्वीकार करने पर केंद्रित है। ठीक है, जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं उनको आप एड्रेस करो, उनको पहले एक्सेप्ट करो। ठीक है, उनको एक्नॉलेज करो और उनको एड्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है, और जो उनका मेन मुद्दा है ना, उस पर फोकस करो। फिर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो बंदोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट थी, ठीक है, इसने एम्फसाइज़ किया था कि ट्राइबल्स की जो लैंड राइट्स हैं, है ना, साथ ही साथ में जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस उनके साथ हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था ना, जो माओवादी जो इंसर्जेंसी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, और ये इन्होंने जो है रिकमेंड किया कुछ करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, कि किस तरीके से इनको हम ठीक कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल को मेंशन करना है। फिर आप रिस्टोरिंग डिग्निटी की बात करोगे, यानी कि कैसे आप उनकी जो गरिमा है उसको स्थापित कर सकते हो। तो ट्रांजिशनल जस्टिस से क्या होगा कि उनकी जो डिग्निटी है वो भी रिस्टोर हो पाएगी। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो कोलंबिया का जो ट्रांजिशनल जस्टिस सिस्टम है। ठीक है, इसने बहुत अच्छे से काम किया है। ठीक है, वहाँ पे जो विक्टिम्स हैं उनको उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। फिर साथ ही साथ में अकाउंटेबिलिटी और पीस बिल्डिंग को भी मेंशन करना है, यानी कि जवाबदेही और शांति स्थापना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ये मेंशन करने हैं। देन आप बताओगे कि देखो रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब आप ट्रांजिशनल जस्टिस जो है उस पर फोकस करोगे तो रूल ऑफ लॉ भी स्ट्रेंथन होता है, और साथ ही साथ में ये जो माओवादी विद्रोह होते हैं इसको कम भी करने में हेल्प करता है। फिर प्रिवेंटिव रिकरेंस ऑफ वायलेंस, यानी कि
आपको जो हिंसा जो बार बार हो रही है उसको रोकना है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल जस्टिस जो होगा ये भी काम करता है, ठीक है। वो इसको रोकता है और जो संरचनात्मक जो कारण हैं, स्ट्रक्चरल कॉजेस हैं इंसर्जेंसी के, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ में रिकन्सिलिएशन के लिए एक रास्ता भी दिखाता है, ठीक है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे पेरू का जो है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ने हेल्प किया, है ना। तो ये आपको इतना बड़ा नहीं बताना, लेकिन आप पेरू के रिकन्सिलिएशन कमीशन का एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। और ऊपर हमने यहाँ पे भी कोलंबिया का ट्रांजिशनल जस्टिस की बात की है ना, बंदोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट। तो ये सब चीज़ें आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर है रोल ऑफ सोशल रीइंटीग्रेशन इन एंडिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो अब हम बताएंगे कि सोशल रीइंटीग्रेशन का क्या रोल है। देखो, जीवन का पुनर्निर्माण बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अपनी लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी सुधरती है, ठीक है। तो वो वायलेंट एक्टिविटीज़ से दूर जाते हैं और शांति स्थापित करने में मदद करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, छत्तीसगढ़ के अंदर सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जो आजीविका है वो प्रोवाइड की गई माओवादियों को, ठीक है। उससे क्या हुआ, इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ में कमी आई। साथ ही साथ में एक्सट्रीमिज़म के सपोर्ट को रिड्यूस कर रहा है हमें, ठीक है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए, है ना। फिर कम्युनिटी एक्सेप्टेंस यानी कि सामुदायिक स्वीकृति। इसमें यह है कि जब आप रीइंटीग्रेशन अप्रोच रखोगे तो ट्रस्ट रीबिल्ड होगा, यानी जो ट्रस्ट डेफिसिट है उनके बीच में, नक्सलाइट्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, तो वो कम होगा, वो गैप भी कम होगा, है ना। साथ ही साथ में इससे क्या होगा, वो सोसाइटी में री एंटर कर पाएंगे बिना किसी स्टिग्मा के साथ। तो कम्युनिटी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। फिर आप एम्पावरिंग फॉर्मर एक्सट्रीमिस्ट की बात कर सकते हो। जो पहले सोशल इंटीग्रेशन जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या करते हैं कि जो पहले एक्सट्रीमिस्ट रह चुके हैं ना, उनको एम्पावर करते हैं बेसिकली, ठीक है। उनको इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से उनको एम्पावर करते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि वो सोसाइटी में कुछ अच्छा कर पाएँ। साथ ही साथ में बिल्डिंग लॉन्ग टर्म पीस, तो एजुकेशन, लाइवलीहुड और कम्युनिटी एक्सेप्टेंस के ज़रिए आप लॉन्ग टर्म पीस को स्थापित कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको कंक्लूड करना है कि देखो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जब ख़त्म होता है तो ये सिर्फ बेसिकली जो माओइस्ट हैं इनका एलिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन जब तक हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनका फेथ को रिस्टोर नहीं कर देते, समझ रहे हो, तभी हम उसको ख़त्म मान सकते हैं। और एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस है हमारी, है ना, तो उन्होंने भी एक डायलॉग के लिए एक विंडो जो है वो खोला है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो जो विंडो है ना, उसको एक गेटवे में चेंज करें ताकि पीस लाया जा सके थ्रू रिहैबिलिटेशन, जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो समावेशी विकास का रोल यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना है। फिर इलीगल माइग्रेशन पोजेस अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो अवैध प्रवासन होता है, इलीगल माइग्रेशन, तो ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। तो हमें इसमें डिस्कस करना है कि क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएं ताकि हम इसको कर्व कर पाएँ। साथ ही साथ में किस वजह से, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि प्रवासन को जो है बढ़ावा मिल रहा है। इसमें आप सबसे पहले एक्सप्लेन करोगे कि देखो, इलीगल माइग्रेशन जो है ये हम उसको कहते हैं कि जब किसी भी कंट्री में, है ना, यानी कि देखो जो वैध दस्तावेज होते हैं ना, यानी कि जो हमारी वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, उसके बिना अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके लोग किसी और देश में प्रवेश करते हैं, वहाँ बसने लगते हैं, तो उसे हम इलीगल माइग्रेशन कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कि इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो अप्रॉक्सीमेटली इतना है और साथ ही साथ में बहुत जगह से पोरस है ना, नेपाल हो गया, है ना, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो आपको ये एग्जांपल्स देने हैं। फिर आप बताओगे कि लेकिन जो होम मिनिस्ट्री है हमारी, ठीक है,
तो वो ये बताती है कि ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल की साइड ही है, और उनकी बात ठीक भी है। अब हम मेन बॉडी में आते हैं कि देखो, हम बताएंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेशन होता है। सबसे पहले पुश एंड पुल फैक्टर्स दो में हमने डिवाइड कर लिया। तो पुश फैक्टर्स मतलब उन कंट्रीज़ में ऐसा क्या हो रहा है जो वो अपनी कंट्रीज़ छोड़ने में मजबूर हो गए हैं, स्पेशली अगर इंडिया में आ रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है। तो सबसे मेन चीज़ है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि म्यांमार में कू होता है, हम देखते हैं, ठीक है। रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अभी बांग्लादेश की क्या हालत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनको वहाँ से माइग्रेट करने पे मजबूर कर देती है। फिर आप पुल फैक्टर देखोगे कि क्या ऐसा है जो वो खींचे चले आ रहे हैं इंडिया की तरफ, ठीक है, सब कुछ छोड़ के। तो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, उनको अडॉप्ट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। साथ ही साथ में ये भी है, जोग्राफिकल फैक्टर्स भी एक पुल फैक्टर ही हो जाएंगे कि पोरस बाउंड्रीज होती हैं, इतना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जैसे कि डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है, ठीक है। हमारा जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो बिगड़ता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। उससे इनसिक्योरिटी जो है कम्युनिटीज़ के बीच में वो बढ़ती है, और इससे क्या होता है, कम्युनल राइट भी देखने को मिलता है, जैसे कि हम असम मूवमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर हम टेररिज्म और इंसर्जेंसी की बात करेंगे, यानी आतंकवाद और उग्रवाद की बात करेंगे। इसमें क्या है कि जो अवैध मार्ग होते हैं, है ना, उनका यूज़ करके जो आतंकवादी समूह होते हैं यानी टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो जो नॉर्थ ईस्ट के विद्रोही गुट होते हैं ना, तो हथियारों की तस्करी वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब उनसे नेक्सेस करके और फिर घुसपैठ करी जाती है। तो आपको ये आतंकवाद और उग्रवाद का जो पॉइंट है वो मेंशन करना है। फिर आप ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करोगे कि देखो, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बढ़ती है, ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ती है, और काउंटरफिट करेंसी भी बढ़ती है। साथ ही साथ में जो हमारे रिसोर्स है, संसाधन है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, ठीक है। इलीगल माइग्रेंट्स क्या करते हैं कि हमारे लैंड, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना, हर जगह वो इन्फ्रिंज करते हैं, और बेसिकली लोकल सिटीजन्स के राइट्स का हनन होता है। फिर हम बताएंगे कि कैसे इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो देखो, बॉर्डर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल और लीगल मेजर्स हम ले सकते हैं, जैसे एनआरसी हो गया, आधार, बायोमेट्रिक्स का एग्जांपल आप दे सकते हो। फिर हम इंटरनल विजिलेंस की बात करेंगे, यानी आंतरिक सतर्कता रखना, जैसे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म को स्ट्रांग होना चाहिए स्टेट पुलिस और बीएसएफ के बीच में। फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे कि देखो, इलीगल माइग्रेशन जो है ना, ये एक लीगल इशू नहीं है सिर्फ, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन और सिक्योरिटी क्राइसिस भी है, ठीक है। यानी कि मानवीय और सुरक्षात्मक संकट भी है, और भारत ने अपनी जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है, यानी कि पड़ोसी पहले नीति है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। एक और जहां हमारा जो है बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें एक स्टेबिलिटी भी लानी होगी, है ना, नेबरिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। किस तरीके से हम स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, हम जब तक रीजनल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, है ना, रीजनल फोरम्स को हम प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पे हम डेवलपमेंट, एक प्रोस्पेरिटी और म्यूचुअल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तो तब तक ये एड्रेस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए रीजनल डेवलपमेंट, डिप्लोमेटिक डायलॉग, ये सब ज़रूरी है अगर हम माइग्रेशन के रूट कॉज को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है।